नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। इस वीडियो में हम 27-28 जून को प्रस्तावित वीडियो री एग्जाम के लिए पीसीएस मंत्रा के द्वारा करवाए गए टेस्ट सीरीज फर्स्ट को देखेंगे। इस टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चन करवाए गए हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की, जिसका नाम हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल है। यह उनके निर्माण के पीछे की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, उनकी घटती लोकप्रियता के कारणों का उल्लेख करता है और उनके संरक्षण के लिए रणनीति प्रदान करता है। तमिलनाडु से टोडा कढ़ाई और सुंगड़ी, हैदराबाद से हिमरू बुनाई और उड़ीसा से बंदटाई और डाई बुनाई जैसे कुछ शिल्प इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर आता है। राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है और उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये संचार मंत्रालय से जुड़ा है। संचार मंत्रालय के तहत एक निकाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ ने आधिकारिक तौर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष टीटीडीपी योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है। टीटीडीपी का उद्देश्य ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास को फंड्स देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 2 अक्टूबर को युवा 2.0 यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स का उद्घाटन किया है। यह युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना है। युवा 2.0 भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोषित करने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और महत्वाकांक्षी लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एसएसजी 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये तेलंगाना ने जीता है। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एसएसजी 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार जीता है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति को देखते हुए पुरस्कार प्रदान किए। एसएसजी पुरस्कार 2022 में हरियाणा को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य नामित किया गया है। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के दूसरे चरण में भारत के सभी 6 लाख गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, संते पाबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश के आनुवंशिकीविद हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये स्वीडन के हैं। स्वीडिश आनुवंशिकीविद स्वंते पाबो ने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए शरीर विज्ञान या चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। पाबो ने निएंडरथल के जीनोम को अनुक्रमित किया जो वर्तमान मनुष्यों के विलुप्त रिश्तेदार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंकटाड एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 5.70%। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी। अपनी वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 में इसने कहा कि 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था के 2.6% बढ़ने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया एक वैश्विक मंदी और ठहराव की ओर बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ऑप्टिमस नामक एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया जो कारों के ऑटो पायलट ड्राइवर सहायता सुविधाओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर और सेंसर साझा करता है। इसमें 2.3 किलोवाट की बैटरी पैक है जो टेस्ला एसओसी पर चलता है। इसमें वाईफाई और एलटीई कनेक्टिविटी है। जैविक रूप से प्रेरित डिजाइन वाले मानव जैसे हाथ उन्हें विभिन्न आकृतियों और आकारों की वस्तुओं को उठाने, एक बैग रखने और छोटे भागों पर सटीक पकड़ रखने के लिए उपयुक्त बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई लागू करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये लागू करता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसकी व्याख्या है, भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर अस्थायी समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत लगभग 4 लाख उम्मीदवारों में से केवल 8% को ही नौकरी मिली है। पीएमकेवीवाई 1.0, 2.0 और 3.0 के दौरान कुल नामांकित उम्मीदवारों में से लगभग 20% प्रशिक्षण कार्यक्रम से बाहर हो गए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रुपये 2000 तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई शुल्क नहीं लगाया जाता। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नॉक्स किस देश की लेखिका है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये फ्रांस की लेखिका है।
इसकी व्याख्या है, फ्रांस की लेखिका एनी अर्नॉक्स को साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। 82 वर्षीय लेखिका को उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है जो वर्ग और लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैं। एनी अर्नॉक्स के द्वारा लिखी गई 20 से अधिक पुस्तकें दशकों से फ्रांस में स्कूली पाठ हैं। इस वर्ष साहित्य पुरस्कार के दावेदारों में से एक भारत में जन्मे लेखक सलमान रुश्दी भी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी व्याख्या है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA चीता टास्क फोर्स के कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। यह 2 साल की अवधि के लिए लागू होगा और चीता की स्वास्थ्य स्थिति, संगरोध और सॉफ्ट रिलीज संलग्न क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और चीतों के कुनो नेशनल पार्क के आवास के अनुकूलन की निगरानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया। सेंट्रल बैंक जल्द ही विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपया का पायलट लॉन्च शुरू करेगा। यह भारत में डिजिटल मुद्रा का परीक्षण करता है। कॉन्सेप्ट नोट जारी करने के पीछे का उद्देश्य सामान्य रूप से CBDC और डिजिटल रुपये की नियोजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति SC की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं। 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन हैं। इस आयोग को 2 साल में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। मोढेरा सूर्य मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। गुजरात सरकार के अनुसार इस गांव के घरों में 1000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं जिससे ग्रामीणों के लिए बिजली पैदा हो रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC से जुड़ा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ये विद्युत मंत्रालय जुड़ा है। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए चालू वर्ष तक 66.5 गीगावाट क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स REZ के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उत्पादन की परिवर्तनशीलता को दूर करने के लिए 13 RE प्रबंधन केंद्र REMC भी स्थापित करेगा। 2026-27 तक अतिरिक्त 52 गीगावाट से संभावित REZ को एकीकृत करने के लिए एक पारेषण प्रणाली की भी योजना बनाई जा रही है। बिजली मंत्री ने वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी और वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की नवीनतम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा गिरावट 94% लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में दर्ज की गई। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जैव विविधता की हानि और जलवायु संकट आपस में जुड़े हुए हैं। अफ्रीका ने 1970-2018 तक अपनी वन्यजीव आबादी में 66% और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 55% की गिरावट दर्ज की। अगला क्वेश्चन है, लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। करूर और डिंडीगुल जिलों के वन क्षेत्रों में 11,806 हेक्टेयर को मिलाकर कदबूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य बनाया जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार स्लेंडर लोरिस एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। यह छोटा निशाचर स्तनपायी है जो अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताता है। वे कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के जैविक शिकारियों के रूप में कार्य करके किसानों की मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर हासिल किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यमन ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 संकेतकों पर आधारित है, अल्प पोषण, बाल स्टंटिंग, बाल वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। चीन और कुवैत एशियाई देश हैं जिन्हें इस सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भूखमरी का स्तर सबसे अधिक है। यमन दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अंतिम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, भारत की रैंक 51 है। अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित NGO फ्रीडम हाउस के अनुसार देश में डिजिटल विभाजन को पाटने के प्रयासों के बाद भारत का इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर 2 अंक बढ़कर 51 हो गया। 2021 में इंटरनेट फ्रीडम में भारत का स्कोर 49 था। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम दक्षता में कमी
से आय के नुकसान से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये भारत सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। G20 देशों में जलवायु विश्लेषण संगठनों की साझेदारी द्वारा क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में आय के नुकसान से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश भारत, जीडीपी का 5.4%, इंडोनेशिया जीडीपी का 1.6% और सऊदी अरब जीडीपी का 1% थे। गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय की हानि सेवाओं, विनिर्माण, कृषि और निर्माण में सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन है 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका नाम है तजुनी। पेंगुइन तजुनी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले फीफा महिला विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY यू पुरस्कार 2021 में पहला स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन विभिन्न राष्ट्रों में विकास के आसपास की समस्याओं और उन्हें दूर करने के समाधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की नौसेनाएं विशाखापत्तनम में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स में भाग ले रही हैं। भारतीय नौसेना 2 चरणों में सिम्बेक्स 2022 के 29वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। अगला क्वेश्चन है, मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये गुजरात में है। मोरबी में मच्छू नदी पर 135 साल पुराने पुल के गिरने से 40 महिलाओं और 34 बच्चों समेत 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मच्छू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। मरम्मत और नवीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद इसे फिर खोलने के 4 दिन बाद यह ढह गया। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसे जुल्टो पुल, झूलते पुल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जापान ने। प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पहली बार जापान के द्वारा सुझाया गया था और दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के 3 सप्ताह बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जापान के कोबे में एकत्र हुए और कार्रवाई के लिए 10 वर्षीय ह्योगो फ्रेमवर्क को अपनाया। पिछले 100 वर्षों में लगभग 58 सुनामी ने 2,60,000 से अधिक लोगों की जानें ली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, EWS के लिए 10% कोटा। केंद्र सरकार ने 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से प्रवेश और सार्वजनिक सेवाओं में EWS आरक्षण के प्रावधान की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बंटवारे के फैसले में EWS के लिए 10% कोटा बरकरार रखा। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने संशोधन को रद्द कर दिया था, लेकिन बहुमत पीठ ने इस अधिनियम को बरकरार रखा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का शुभारंभ किया। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरणा लेता है। इस लोगो में पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है और G20 लोगों के नीचे भारत लिखा गया है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, इसे महाउपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये वाराणसी है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री वाराणसी में PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया, इसलिए इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा 5 प्रकार के स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, संसद को। नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा का नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद अनुच्छेद 2 के तहत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या
स्थापना के लिए विधि बना सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं मानी जाएगी। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी से है, ये उपर्युक्त सभी से है। ये मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य सभी से है। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के तहत राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्ण बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। इस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 बार। ये कब लागू किया गया है देख लेते हैं। ये पहली बार लागू किया गया था 1962 में भारत में चीन आक्रमण के समय, दूसरी बार 1971 में भारत में पाकिस्तान आक्रमण के समय और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत के महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है और अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। इसके बाद इसे राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन 1964 में किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा होते हैं। इस समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। यदि कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहता। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और संसद की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी समिति लोक लेखा समिति है। इसका गठन 1921 में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति भी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य सभी लोकसभा से होते हैं। सर्वप्रथम समिति का गठन 1950 में किया गया था। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये राज्यपाल में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 154 फर्स्ट के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के 2 स्तरीय ढांचे की संस्तुति की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो समितियां हैं, पहली है बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में आई थी और दूसरी है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में आई थी और तीसरी है डॉक्टर पी.वी. के राव समिति, ये 1985 में आई थी। तीसरी है डॉक्टर एम.एल. सिंघवी समिति, ये 1986 में आई थी और पांचवी है पी.के. थुम्बन समिति, ये 1988 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अनुच्छेद 267 फर्स्ट के तहत संसद भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यह है नागरिकता। नागरिकता संघ सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, मनोरंजन और कृषि आय पर कर राज्य सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट विषय संघ को प्रदान किए गए हैं। संघ मूल रूप ऐसे राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल किए गए थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विशेष थे। वर्तमान में सूची में 61 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे। वर्तमान में इसमें गणना की दृष्टि से 52 विषय हैं। संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं विदेश मामले, प्रतिरक्षा, संचार, परमाणु ऊर्जा, बीमा, बैंक, जनगणना, आयकर,
निगम कर, सेवा कर, मुद्रा, रेलवे, डाक, तार आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कुल कितनी भाषाएं शामिल थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये 14 भाषाएं शामिल थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, आम आदमी पार्टी ये सही सुमेलित नहीं है। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिए जाने के पश्चात अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं। पहली है भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1980 में हुई है। दूसरी है कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई है। और तीसरी है बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुई है। चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में हुई है। पांचवी है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और छठी है आम आदमी पार्टी आप, इसकी स्थापना 2012 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से जो लिए गए हैं वो है एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था। अमेरिका के संविधान से लिए गए स्रोत हैं मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और राष्ट्रपति में संघ की न्यायपालिका शक्ति। कनाडा के संविधान से लिए गए स्रोत हैं सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए स्रोत हैं 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और आयरलैंड से लिए गए स्रोत हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं और मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये गार्डविन आस्टीन है। विश्व का सर्वोच्च शिखर हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर गार्डविन आस्टीन या माउंट केटू है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। भारत में स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये रोहतांग है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और जेलेपला ये सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये सतपुड़ा की है। सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा, सोन एवं महानदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित एक द्वीप है। इस द्वीप पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, यह उड़ीसा के सागर तक के पास स्थित है। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, इसे देवप्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग ये धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम को कहा जाता है। कर्णप्रयाग ये पिंडार और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है। रुद्रप्रयाग ये मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है और देवप्रयाग ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। इसके अतिरिक्त उरी परियोजना भी झेलम नदी पर स्थित है। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित है। रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है चेनाब। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनती है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय की चोटियों से होता है। यह नदी पहले सतलज और फिर सिंधु नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये नदियां सदावाहिनी होती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रायः मौसमी होती हैं, क्योंकि इन नदियों की जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में इनका जल या तो कम हो जाता है या सूख जाता है। इसके विपरीत हिमालय पर्वत की नदियों के जल का स्रोत वर्षा के साथ साथ हिमालय पर्वत की चोटियों पर स्थित बर्फ भी है, इसलिए हिमालय पर्वत की नदियां सदावाहिनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजरा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, प्रवरा, वेनगंगा और पेनगंगा। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है।
इस झील में केबुल लामजाओ नामक नेशनल पार्क स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। अपनी जैव विविधता के कारण इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की एक नदी है और जबलपुर एवं होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है और जबकि नासिक और राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से होता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। स्थानीय भाषा में इसे रेगुर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है? तो यह है 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रातें सबसे छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब इस स्थिति को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य का भाग दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, तुर्की। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या मध्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। यह यूरोप के 3 देशों यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त यह रेखा घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो आदि देशों से भी होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले प्रमुख देश हैं केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील इत्यादि। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये इटली में स्थित है। माउंट एटना इटली में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मेयान फिलीपींस में है और मौना लोआ हवाई द्वीप में है तथा कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित कुछ अन्य ज्वालामुखी हैं। अगला क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी का निर्माण निम्नलिखित में से किस अपरदन के कारण कारक के प्रभाव से होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है नदी। नदियां अपनी युवावस्था में अपने मार्ग में पड़ने वाले पर्वतों को लंबवत काटकर प्रवाहित होती हैं और वहां पर अंग्रेजी के वी अक्षर के समान तीव्र ढाल वाली घाटी का निर्माण हो जाता है, जिसे वी आकार की घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये यूएसए में स्थित है। मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में इसके अतिरिक्त सान जुआन घाटी स्थित है। ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में, बटरफ्लाई घाटी एवं हैप्पी घाटी हांगकांग में तथा पंजसिर घाटी अफगानिस्तान में स्थित प्रमुख घाटियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा के ठोस होकर जमने से बनता है। यही कारण है कि ग्रेनाइट के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र तथा जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए है, टीटीकाका। टीटीकाका झील पेरू एवं बोलीविया के बीच में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसी झील के तट पर बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये सत्य नहीं है। कालीबंगा से खुदाई में लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लकड़ी का हल बड़ावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। अतः बी कथन यही हमारा सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ब्राजपति ये चारागाह का अधिकारी होता है और अस्पस ये गुप्तचर को बोलते हैं। विस्पति विष का प्रधान होता है। पुरुष ये दुर्ग का अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, चौथी संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस संगीत का उपाध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये अश्वघोष थे। चौथी संगीति कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे एवं अश्वघोष इस संगीत के उपाध्यक्ष थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में हो गया। बुद्ध चरितम अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिलेखों पर विचार कीजिए। पहला है मास्की, दूसरा है नेतुर, तीसरा है उदयगोलम। उपयुक्त में से किस अभिलेख अशोक के व्यक्तिगत नाम की जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों से। अशोक के व्यक्तिगत नाम की चर्चा 4 अभिलेखों से प्राप्त होती है। पहला है मास्की, दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है नेतुर और चौथा है उदयगोलम। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, वररुचि नाटक, ये सही सुमेलित नहीं है। वररुचि संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र से संबंधित है और इसके अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कौन सा वंश कन्नौज पर अधिकार करने में सफल रहा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, प्रतिहार वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष 3 राजवंशों के मध्य हुआ था। पहला है पाल वंश, दूसरा है प्रतिहार वंश, तीसरा है राष्ट्रकूट वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ एक तरफ विदेशी यात्री है और दूसरी तरफ संबंधित राजा है। पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, सुलेमान समुद्रगुप्त। सुलेमान एक अरबी यात्री थे जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के दरबार में आए थे। सुमेरिहार ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रशासन में मुहतसिब का कार्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, न्याय विभाग का सहायक। मुहतसिब न्याय विभाग का सहायक होता था। इसका मुख्य कार्य इस्लामी कानूनों की उल्लंघन पर दृष्टि रखना था। अन्य अधिकारी थे, शाही कारखानों का निरीक्षण वकील दर करते थे और सुल्तान का अंगरक्षक ये सर ए जानदार होते थे। अगला क्वेश्चन है, तुलुब वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वीर नरसिंह के द्वारा। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह थे। 1505 ईस्वी में इन्होंने तुलुब वंश की स्थापना की और जिसे दूसरा बलापहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक शेख सलीम चिश्ती थे। ये कथन असत्य है। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हुगली क्षेत्र में पुर्तगीजों का दमन किया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, शाहजहां ने। शाहजहां के द्वारा हुगली क्षेत्र में पुर्तगीजों का दमन किया गया था क्योंकि ये व्यापार के अलावा अन्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने लगे थे, जैसे मुस्लिम को जबरन ईसाई बनाना, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाना और बाजारों में लूटमार करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिल्ली में खैरुल मनाजिम नामक स्कूल की स्थापना कराई गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, माहम अनगा के द्वारा। खैरुल मनाजिम स्कूल की स्थापना दिल्ली में अकबर की सौतेली माहम अनगा के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, मणिग्रामम कर मुक्त होने वाले गांव, ये सही सुमेलित नहीं है। मणिग्रामम चोलकालीन व्यापारियों का एक संघ होता था, जबकि अन्य इसके सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पुर्तगालियों ने। भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने गोवा में 1556 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सर्जन हैमिल्टन ने एक मुगल बादशाह को किसी रोग से मुक्ति दिलवाई थी, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। वह बादशाह कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वो बादशाह थे फारुखसियर। मुगल बादशाह फारुखसियर ने हैमिल्टन के कार्य से खुश होकर एक फरमान जारी कर बंगाल में कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1886 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की। ये दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये 1886 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पूना में किया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, 19 स्मरण पत्र किस कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 से संबंधित है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ ताकि संवैधानिक सुधारों पर योजना स्वीकार किया जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र में समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा भवन में कब खाली बेंचों पर बम मारकर सांकेतिक विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर जो है ये गिरफ्तार हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ संस्था है दूसरी तरफ इसके संस्थापक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही, सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ये 1883 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और इसके अन्य सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में किस केस के तहत भारतीय क्रांतिकारियों के साथ साथ 3 ब्रिटिश नागरिकों पर भी षड्यंत्र का केस चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मेरठ षड्यंत्र केस। 1923 में साम्यवादी नेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय नेताओं के साथ साथ 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप्स स्प्रेड, लेस्टर हचिनसन और ब्रेन बेडले नामक 3 ब्रिटिश नागरिकों पर भी मुकदमा चलाया गया। इसी मेरठ षड्यंत्र केस में मुजफ्फर अहमद को काले पानी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है,
अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई स्क्रीन समिति का संबंध था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, थल सेना के भारतीयकरण के लिए। थल सेना के में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सैनिक रखे जाएं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1925 में स्क्रीन कमेटी का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू भी इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, उस नीति का नाम बताएं जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, राजकोषीय नीति। सार्वजनिक आय, व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति के उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, आंतरिक एवं बाह्य स्थिरता तथा आर्थिक क्षमता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। ये कथन असत्य है। राजकोषीय नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं, ये बल्कि सरकार की बजट नीति के द्वारा होता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस नीति को तैयार किया जाता है, जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली जैसी कोई कर प्रणाली नहीं होती है, अपितु प्रतिगामी कर प्रणाली होती है, जिसमें आय के बढ़ने के साथ कर की दर कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील कर प्रणाली में आय की वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है। आनुपातिक कर प्रणाली में आधार की मात्रा के बदलने के साथ कर की दर स्थिर रहती है, जबकि चौथी कर प्रणाली है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। विकासशील देशों में आर्थिक तेजी तथा मंदी की स्थिति आती रहती है, इसे चक्रीय उच्चावचन कहते हैं। आर्थिक तेजी तथा मंदी की दशा को समाप्त कर आर्थिक स्थिरता लाने में राजकोषीय नीति का विशेष योगदान होता है। राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है रोजगार को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता लाना, निवेश को प्रोत्साहन देना, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण और राष्ट्रीय आय में वृद्धि आदि हैं। राजकोषीय नीति का उद्देश्य बेकारी मिटाना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना होता है। अगला क्वेश्चन है, कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, उपकर। कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर उपकर कहलाता है। जैसे स्वच्छ भारत उपकर। कर के ऊपर कर लगाने की प्रक्रिया जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है अधिभार कहलाता है। भारत में चेलैया समिति की अनुशंसा पर पहली बार सेवा कर 1994-95 में 3 सेवाओं टेलीफोन, साधारण बीमा और शेयर दलाली पर लगाया गया था। यह कर सेवा पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यह है वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी व्यापार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यह है परिवहन कर। परिवहन कर एक प्रकार का राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल एक कर है, जबकि उपहार कर और निगम कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में और सीमा शुल्क केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में शामिल एक कर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लाभांश कर, दूसरा है टोल टैक्स, तीसरा है व्यय कर। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से प्रत्यक्ष कर की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ये प्रत्यक्ष कर है। लाभांश कर तथा व्यय कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है, जबकि टोल टैक्स राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर, लाभांश वितरण कर, प्रतिभूति व्यापार कर, ब्याज कर, आस्ति कर इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में भू राजस्व कर, कृषि व्यवसाय पर कर, अचल संपत्तियों पर कर तथा टोल टैक्स शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यह है जौ। जौ एक शीत ऋतु की फसल है, जबकि सोयाबीन, कपास वर्षा काल की फसलें हैं। तरबूज ग्रीष्म काल की फसल है। शीत ऋतु की अन्य फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू तथा अलसी। वर्षा काल की फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, जूट, उड़द और तंबाकू हैं। ग्रीष्म काल की फसलें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और करेला हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें 3 कथन बताए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो आप इसका कूट नंबर फर्स्ट सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। तृतीय कथन असत्य है, क्योंकि कुसुम एक रोधी फसल है, अर्थात जो फसलें खेत के बॉर्डर के रूप में या जंतुओं से सुरक्षा हेतु मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं, उन्हें रोधी फसलें कहते हैं। यह फसलें हवा की गति को भी कम करती हैं, जैसे चने के खेत के चारों ओर कुसुम की फसल उगाई जाती है। जबकि तंबाकू और गन्ना नकदी फसलें अथवा व्यावसायिक फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यह है उत्तर प्रदेश। भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश शामिल है, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सांवा, कोदो और कुटकी। मिलेट को श्री अन्न से संबोधित किया जाता है। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। श्री अन्न में कई प्रकार के फसल जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और
सांवा शामिल हैं। भारत को इसका वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ये किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना है। कृषि वर्धक निधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में नए एग्री स्टार्टअप खोल सकें, इसे प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। दूसरा है, वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। इसमें कूट बताया गया है और आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना ये 1965 में हुई थी, परंतु इनका नाम सन 1985 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग किया गया। यह आयोग बाजार मूल्यों को कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन के न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य एवं आवंटन मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार को सलाह देती है, परंतु अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा ही किया जाता है। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वर्तमान में आयोग द्वारा 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति की गई है, जिनमें खरीफ फसलें 14 हैं, रबी फसलें 6 और नकदी फसलें 2 शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत का कृषि निर्यात में स्थान है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये 13वां स्थान है। वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में 13वां स्थान है। भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, परंतु कृषि निर्यात में यह काफी पीछे है। भारत की सर्वाधिक कृषि निर्यात चावल, समुद्री उत्पाद, चीनी तथा मसालों का है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले बढ़ते क्रम में सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले का बढ़ता क्रम है श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, CaOCl2। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अच्छा फ्यूज सदैव टीन और सीसा का बना होता है। फ्यूज का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है, तभी फ्यूज का तार उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म होकर टूटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु की पहचान कीजिए? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम तथा पोटेशियम दोनों ही क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर होते हैं। दोनों ही जल के साथ विस्फोट करते हैं और वायु से भी क्रिया करते हैं, इसी कारण इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, यह मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, यह क्रियाशील श्रेणी में सबसे नीचे है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये पराश्रव्य तरंगे हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, शरीर में इसका निर्माण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, इसका निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म के मानने वालों की है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यह है सिख धर्म। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वालों की है, जो मात्र 0.10% है, जबकि 79.73% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वालों की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मिजोरम का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद मिजोरम का स्थान है, जहां साक्षरता दर 91.6% है। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, विभज्योतक ऊतक। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए विभज्योतक ऊतक का जिम्मेदार होता है। यह पौधे के तने और जड़ के शीर्ष पर मौजूद होता है, जो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। फलस्वरूप तने तथा जड़ की लंबाई में ये वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति के लोग जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घरों को इग्लू कहते हैं। इग्लू किस कारण रहने लायक गर्म वातावरण प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ऊष्मा की संवहन विधि के कारण। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग इग्लू नामक दोहरे दीवार की घरों में रहते हैं, जो बर्फ का बना होता है। बाहर का वातावरण काफी ठंडा, अर्थात तापमान बहुत कम होने के कारण बाहर की दीवार ठंडी रहती है, परंतु अंदर की दीवार बाहर की दीवार से अलग होने के कारण घर में बनी रहती है, अर्थात बाहरी और आंतरिक दीवार के मध्य वायु भरा रहता है, जो अंदर के वातावरण को रहने लायक बना देता है। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी घूर्णन गति को तीव्र कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। वर्तमान घूर्णन गति पर पृथ्वी का जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, परंतु यदि घूर्णन गति तीव्र हो जाए तो यह मान कम हो जाता है, जबकि घूर्णन गति कम हो जाने पर यह मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यह है केरल। सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 है, और पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 1038 है, जो कि दूसरा सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना में भारत में 2011 में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877 है। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम 618 है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में
अग्रचर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है 0। बच्चों में एक भी ये दांत नहीं पाए जाते हैं और वयस्क मनुष्यों में ये कुल मिलाकर 8 होते हैं। बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है और अग्रचर्वणक दांतों की संख्या 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन कौन कौन से रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये सभी रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। डीपीटी वैक्सीन को ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं। यह 3 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठोस अवस्था में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है बोरान। बोरान प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व ठोस हैं, लगभग 11 तत्व हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फ्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये सब कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुगनू नामक जीव के शरीर में एक ग्रंथि होती है जिससे फास्फोरस सदृश पदार्थ रुक रुक कर स्रावित होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह जलता हुआ प्रतीत होता है। यह पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ये पदार्थ है लूसीफेरिन। जुगनू रात्रि में जो चमकता हुआ दिखता है, इस शरीर के में एक ग्रंथि होती है जिसमें फास्फोरस से सदृश से एक पदार्थ रुक रुक कर स्रावित होता है। इस पदार्थ को लूसीफेरिन कहते हैं। यह हवा के संपर्क में आने पर जलता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है। कैलामाइन घोल की प्रकृति है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है क्षारीय। जब कोई चींटी काटती है तो वह मेथेनाइक अम्ल छोड़ती है जो कि दर्द एवं जलन करता है। इसका असर समाप्त करने के लिए कुछ क्षारीय पदार्थों की आवश्यकता होती है। कैलामाइन या तो फेरिक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड का मिश्रण है या जिंक कार्बोनेट यौगिक का। जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर और बागपत हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 6.5 से 8.5%। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। इसमें 0 से 14 तक पीएच मान होते हैं तथा पीएच का मान 7 होने पर विलयन उदासीन होता है। मानव शरीर हल्के क्षारीय माध्यम में सुचारू रूप से कार्य करता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 तथा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। WHO के अनुसार पेयजल के लिए पीएच का मान 6.5 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये होगी बेकिंग सोडा। यदि मधुमक्खी आपको डंक मार देती है तो बेकिंग सोडा सबसे अच्छी औषधि होगी, क्योंकि मधुमक्खी के विष में फार्मिक अम्ल होता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसके डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा के घोल पर जैसे मृदुक्षार का प्रयोग फार्मिक जैसे किया जाता है तो यह फार्मिक अम्ल को निष्क्रिय कर इसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। इससे दर्द और जलन में कमी आती है और राहत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लेडी एडा अगस्ता को। चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस अंग्रेजी के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शब्द का संक्षिप्त रूप है। ये IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप स्टोर रहते हैं। इनको डिस्क को फेल होने से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। कंप्यूटर का सहायता से प्रयोग करने के लिए ये निर्देश आवश्यक होते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय स्वपरीक्षण सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। स्वपरीक्षण यह तय करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे मेमोरी, कीबोर्ड आदि उपयोगिता यानी कि वे तकनीकी रूप से सही हैं और अपनी सहजता से काम करने की स्थिति में हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यह है माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल, AMD और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल ने पेंटियम, पेंटियम 4, पेंटियम प्रो आदि नामों से अपने माइक्रो प्रोसेसर चिप बाजार में उतारे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है? तो इसमें सही विकल्प है हमारा बी, यानी कि ये 3। इसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल कॉटेज में 3 मूल रंगों लाल, नीला और पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। इनके सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASC होती है जिसका पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में चेक एवं ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, माइकर का। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए माइकर का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष चुंबकीय स्याही में विशेष प्रकार से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यह है कैश मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की
प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। CPU की गति अधिक होती है लेकिन रैम की गति कम होने के कारण CPU और रैम के मध्य डेटा स्थानांतरण की गति कम हो जाती है। कैश मेमोरी की गति अधिक होती है, यह CPU को अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध करा देती है और उसी प्रकार CPU से प्रोसेस के डेटा को तीव्र गति से ग्रहण भी कर लेती है, जिससे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है और कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, इनमें से सभी इनपुट इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने और विशेष रूप से भारत में बच्चों और महिलाओं के बीच तकनीकी कौशल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ताज निकलने की अवस्था। ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था होती है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ग्रामीण निर्धनता। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए ग्रामीण निर्धनता एक प्रभावी कारण है। कृषि कार्य में संलग्न अधिकांश भारतीय शहरों की अपेक्षा गाँव में निवास करते हैं, अतः शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव ग्रामीण निर्धनता की तुलना में न्यूनतम है, जबकि शहर से गाँव की ओर पलायन सर्वथा असत्य है। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2015 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, MSME क्षेत्र तथा औद्योगिक स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का बेहतर वातावरण बनाना है। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रावधान से। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे सभी परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। उन्हीं के समय 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वह प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों में आय व्यय स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये ब्रजभूमि से है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले ब्रज क्षेत्र का विशेष नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष स्त्री रूप धारण करके सिर पर मिट्टी के साथ घड़े तथा उस पर 100 वाट तेल के दीपक रखकर प्रदर्शन करते हैं। यह संतुलन का एक कठिन कार्य है। चरकुला नृत्य व गीत भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये 1913 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के लिए उनकी रचना गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। इस लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद के द्वारा 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए प्रयुक्त किया गया था। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से गुरु नानक पहले और गुरु गोबिंद सिंह अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, राज्य सूची में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से माना जाता है। 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टेस्ट सीरीज को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।